चलिए आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा पीडीएफ देखेंगे। देखो पहला पीडीएफ अपेक्षाकृत बहुत आसान था, जितना मुझे समझाना था उसमें हमने आपको समझाया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि उसमें से क्वेश्चन आपको बन गया होगा। मेन है हमारा दूसरा पीडीएफ, यहाँ पर समझना ध्यान से। आते हैं और पहले क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि पहला नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको तो याद होना ही चाहिए। बोला क्या, किसी संख्या को उसके 16.2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ, 1/6। बोलो होता है क्या, 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, बोलो 1/6। जोड़ने पर किसी संख्या, ये हमेशा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा पूर्ण यानी वोल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 में अगर एक ऐड कर दिया जाए तो 6 में एक ऐड करने पर यह क्या बन जाएगा, बताओ 7 बन जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यह अब 4956 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या थी, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते हो, क्या करोगे, सीधा सीधा 7 7 49 7 8 56 है ना। तो ये एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 708 को। तो 708 को हम लोग को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 6 से। तो 7 6 के 42 और 8 6 के 48, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो दूसरा नंबर का क्या दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। यदि किसी संख्या में उसका 6.2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। अगर 6.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मालूम है, तो 6.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/15। बोलो होता है क्या। इस बार बोल रहा है घटाने पर, अगर यह 15 था तो 15 से 1 अगर घट जाएगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, यह बन जा रहा है 5670। तो 14 बराबर हमारा 5670 हो गया। तो 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देख लो, 14 चौका 56, 14 पंचे 70। तो 1 बराबर हमारा 405 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 15 बराबर, क्योंकि मूल संख्या के बारे में पूछा है, तो 15 गुना 405। तो हम लोग बोल सकते हैं 15 चौका 60, 15 पचे 75, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 775। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, कि यदि किसी संख्या को उसके 11.1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो फिर से हमारा क्या दिमाग होना चाहिए, बताओ 11.1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है। तो आप बोलोगे क्या, 11.1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होता है। बोलो होता है क्या। क्वेश्चन में क्या जा रहा है, अगर जोड़ना है तो 9 में आप 1 को ऐड कर दो, तो 9 से अगर 1 ऐड हुआ तो ये क्या बन जाएगा, 10। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मिल क्या रहा है, 900 मिल रहा है। तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 900 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 90 को। तो 9 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 810। बताओ यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए फिर उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, चौथे नंबर का। कहा जा रहा है क्या, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157.1/7% हो जा रहा है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करें। देखो संख्या क्या था, ये अपने आप का, किसी संख्या में कोई संख्या 100% था और यह 157.1/7% हो जा रहा है। तो आपको दिमाग क्या लगाना, ध्यान से देखो, 157.1/7%, आपको हमने बताया था 14.2/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/7 होता है। बोलो होता है क्या। 42 14 दूनी 28, 28.4/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 2/7 होता है। हमने बताया था 14 तिया 42, 42.6/7% का वैल्यू क्या होता है, 3/7 होता है। इसी तरह से 14 चौका 56 और 2 7 14, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 57, ठीक है। 14 चौका 56, 2 चौका 8/7, तो 57.1/7% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, बोलो 4/7 होता है। होता है क्या। अब 100% बराबर हमेशा 1 होता है, और ये 1 में 4/7 को ऐड किया गया, तो 1 में 4/7 यानी 100% प्लस 57.1/7% है। तो क्या हम लोग इसको 11/7 बोल सकते हैं क्या, बोलो। और जैसे ही 11/7 हुआ तो इसका रेशियो पे अगर आप गौर करो तो 7:11 हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यह अपने आप का इतना % हो जा रहा है।
कितना ऐड किया गया बताओ, 4 ऐड किया गया, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 64 ऐड किया। तो हम लोग बोल सकते हैं 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 64 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 16 को, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा, 16 सत्ती 112, यानी खत्म। अरे भाई आ रहा समझ में मेरे? चलो बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444.4/9% हो जाता है। मतलब ये है कि कोई संख्या अगर 100% है तो यह अपने आप का 444.4/9% हो जा रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया 444.4/9% को? आप सोचो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ। क्या हम लोग इसको 400% प्लस 44.4/9% बोल सकते हैं क्या? अभी हमने देखा था 11.1/9% बराबर क्या हो जाता है, 1/9 हो जाता है। तो 44.4/9%, 44.4/9% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4/9 होगा क्या? बोलो। अब 100% 1 हो जाता है, जबकि 400% का मतलब 4, जबकि 44.4/9% का मतलब 4/9, ऐसा। अगर आप यहां पर देखोगे, फिर से देखो, थोड़ा सा मैं एकदम डिटेल से बता रहा हूं, तो 9 चौका 36 प्लस 4 मिलके हमारा क्या हो जाएगा, 40/9 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अब 1:40/9 को क्या हम लोग 9:40 बोल सकते हैं क्या? तो आप देखो कितना इसमें ऐड किया जा रहा है, तो आप बोलोगे कि सर 31 ऐड किया जा रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 930, तो 31 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 930 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 30 को। बोलो करेगा क्या? और जैसे ही 1 बराबर 30 हुआ, तो मूल संख्या अगर हमें निकालना है तो 9 यूनिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 गुना 30, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 270। क्लियर हो पा रहा है क्या? मैं एकदम डिटेल से भी आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये सब अब आपको डायरेक्ट वे में करना पड़ेगा। यहां पर 444.4/9% को इतना डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूं। आपको करना क्या, सीधा 4 + 4/9 है, तो 4 + 4/9 40/9 हो गया, 9:40। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116.2/3% हो जाता है। तो यहां भी आपको क्या करना है, कोई भी संख्या अगर 100% है पहले, तो यह 116.2/3% हो जा रहा है। ठीक है, 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बताओ, 1/6। 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6, और यहां पर ये क्या है, 100% 1 और 16.2/3% 1/6। तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट 7/6 लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पर 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो 1:7/6 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 6:7। कितना ऐड किया गया बताओ? बोलोगे कि 1 ऐड किया गया, और 1 बराबर क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है ये 16 है। तो 1 बराबर जैसे ही हमारा 16 आया, तो मूल संख्या हमारा क्या है, 6। तो 6 बराबर 16 छाके 96, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 96। क्लियर? इसी तरह से यहां पर देख लो क्वेश्चन 7वें नंबर का भी क्या कहा जा रहा है। 7वें नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो यह संख्या अपने आप का 137.1/2% हो जाता है। 37.5%। 37.5% कहां से आया? 12.5% के बारे में हमने बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो 12.5% बराबर क्या होता है हमारा, 1/8 होता है। 12.5% का डबल क्या होता है, 25%। 25% 2/8 होगा, यानी हम लोग इसको 1/4 बोल सकते हैं। और 37.5% क्या हो जाता है बताओ, 37.5% 12.5% का तिगुना हो जाता है। और जैसे ही तिगुना हुआ तो 1/8 का तिगुना का मतलब क्या होगा, 3/8। आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8। अब आप यहां पर सोचो, ये 1 है और ये 1 प्लस 100% प्लस 37.5% का मतलब क्या होगा, 1 + 3/8, और 1 + 3/8 का मतलब क्या होगा, 11/8। यानी यह संख्या अगर 8 था और 11 हो गया तो कितना बढ़ गया, आप बोलोगे 3 बढ़ गया। और 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 21 को, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 21 जोड़ा गया रियल में। और 3 यूनिट रिप्रेजेंट करा अगर 21 को, तो 1 बराबर हमारा 7 होगा, तो मूल संख्या हमारा 8 सते 56 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन आप देखो कि क्या दिया हुआ। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 166.2/3% हो जाए। ये सब आपको परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई संख्या अगर 100% है और यह अपना 166.2/3% हो जा रहा है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि 33.1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, बोलोगे तो 1/3। तो इसी का तो डबल है ये ना, 66.2/3% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये 100 सहित 66.2/3% होने का मतलब है कि 1 + 2/3, ये अगर 1 है तो ये क्या है, 5/3 है। बोलो है क्या? अरे 100% का मतलब 1 और 66.2/3% का मतलब 2/3। तो 1 में अगर 2/3 को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, बताओ, 5/3 आएगा। रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 3:5। बोलो होगा क्या? कितना ऐड किया गया, बोलोगे 2 ऐड किया गया। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 20 जोड़ा जा रहा है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 10 को। तो मूल संख्या हमारा क्या है, 3। 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 30। यानी मूल संख्या हमारा प्राप्त हो गया 30। क्लियर हो पा रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो यहां पर 9वें नंबर का। 9वें नंबर का आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ये भी आपको परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन ही है। किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ 37.5% बढ़ा दिया जाए तो आप बताओ कि 37.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हमने अभी बताया था, 3/8। अगर लेंथ 8 था तो यह 3 बढ़ करके 11 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना। बोला जाए चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, बोलोगे 1/5। इस बार कम कर दिया जा रहा है तो ब्रेड्थ इसका अगर 5 था तो 1 कम करके इसको 4 बना दिया गया। बोलो बना दिया गया क्या? तो आप बताओ कि एरिया कभी भी होगा तो हमेशा एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंचे 40 और 11 चौका 44। देख लो ये हो गया 8 पंचे 40, 11 चौका 44। एक बार इसको और काटोगे तो ये 10:11 हो गया। कितना बढ़ा भाई एरिया, बोलोगे 1 बढ़ा। कितने में बढ़ा, 10 में बढ़ा। गुना कर दो 100 या 1/10 का अगर परसेंटेज वैल्यू आपको पता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि ये 10% बढ़ गया। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो 10वां नंबर का सेम ही है। वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कोई बात नहीं है। तो जब भी वर्ग की भुजा बढ़ेगी तो साइड के बारे में क्या कहा जा रहा है, 40% बढ़ाया गया। आप बोलो कि 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होगा कि नहीं होगा। और जब भी इसका साइड बढ़ेगा तो 5 से 2 बढ़ के ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। साइड का स्क्वायर होता है एरिया वर्ग का, बोलो होता है क्या। और इस साइड तो हमेशा बढ़ेगा, तो एक साइड बढ़ा तो दूसरा साइड भी बढ़ेगा ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5:7 ही हो जाएगा। अब जैसे ही इसका आप एरिया निकालोगे तो एरिया बराबर क्या हो गया, 25 रेशियो 7×7 = 49। बोलो हुआ क्या? कितना बढ़ गया एरिया, तो बोलोगे 24 बढ़ गया। कितना बढ़ गया एरिया, 24 बढ़ गया। कितने में बढ़ गया, 25 में बढ़ गया। गुना कर दो 100 और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका एरिया 96% बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? चलिए बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से देखेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन आप देखो कि क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में वह एक कार खरीद सके। ज्ञात करे उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे उसको कार खरीदने में सिर्फ 9 महीने लगे। ठीक है, सोचो एक व्यक्ति 12 महीने में कोई कार खरीदना चाहता है, ठीक है, और अब अगर वह 9 ही महीने में खरीदना चाहता है तो कार का रेट तो सेम ही है ना। कार का रेट क्या है, 12 महीने में रहे चाहे 9 महीने में रहे, कार का रेट यहाँ पर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। ये तो क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया। एक आदमी को खरीदना था 12 महीने में, अभी 9 ही महीने में खरीदना चाहता है, तो क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग एक संख्या को ही मान ले जो 12 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो। तो 12 महीने में मान के चलते हैं 12 और 9 का जो एलसीएम होगा वो आपका हो जाता है 36। बोलो होता है क्या? ठीक है, मान के चलते हैं कि उस कार की कीमत 36 लाख है। उस कार की कीमत 36 लाख है।
मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग एक ऐसा संख्या जानबूझ करके मानते हैं जिससे हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। अगर 12 महीने में 36 लाख का कार खरीदना है, अभी उसको 9 ही महीने में 36 लाख कार खरीदना है, तो जब 12 महीने में 36 लाख कार खरीदेगा 36 लाख का, तो एक महीने में ये 12 तिया 36 3 लाख का बचत करेगा, तभी 36 लाख का ये कार खरीद पाएगा। लेकिन अब 9 ही महीने में इसको 36 लाख का कार चाहिए, तो इस कंडीशन में ये प्रत्येक महीने अगर बचाएगा तो 9 चौका 36, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक महीने में इसको कितना बचत करना पड़ेगा, 4 लाख बचत करना पड़ेगा। 12 महीने में खरीदना था तो एक महीने में 3 लाख, जबकि 9 महीने में खरीदना है तो एक महीने में 4 लाख। तो आप बताओ कि इसको कितना बढ़ना पड़ा, 1 लाख बढ़ाना पड़ा प्रत्येक महीने। कितने में, 3 लाख में गुना कर दो 100, तो लाख से लाख कट गया, 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 33.1/3% प्रत्येक महीने इसको एक्स्ट्रा बचत करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया हुआ। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जब एक आदमी की आय 6% बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से 6000 बढ़ जाती है। एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है। दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तो दोनों ही परिस्थितियों में यदि वह समान आयकर चुकाता है तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देख लो ध्यान से, हम लोग सीधा मान के चलते उसका आरंभिक आय क्या है, x रुपया है। ठीक है, अभी 6000 इसका इनकम बढ़ गया, तो क्या हम लोग 6000 इसमें ऐड करके बोल दे क्या कि अब इसका इनकम x + 6000 हो गया। पहले इसका आय था x रुपया, अब x + 6000 हो गया। 25% आयकर मुक्त है तो 75% ही इसको देना पड़ रहा है, x के 75% पर ही इसको टैक्स देना पड़ रहा है। यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है, यहाँ पर भी जब वही बात बोल रहा है तो 75% x + 6000 के 75% पर ही इसको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको टैक्स पहले कितना देना पड़ता था, पहले देना पड़ता था x के 75% का 18%, जबकि अब कितना देना पड़ रहा है, x + 6000 के 75% का मात्र 15%। बोलो यही बोल रहा है क्या? ध्यान से देखो, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है, इसको सीधा सीधा समझ लो। पहले x रुपया उसका इनकम था, अब उसका इनकम x + 6000 हो गया। 25% आयकर मुक्त है। आयकर मुक्त होने का मतलब है कि उसका जो भी सैलरी है उसके 25% पे उसको आयकर नहीं लगता है, तो 75% पे लगेगा। पहले भी लग रहा था 75% पे, बाद में भी लग रहा 75% पे। फर्क क्या पड़ा कि पहले टोटल का 18% आय लग रहा था कर, और अब टोटल x + 6000 के 75% का मात्र 15% ही लग रहा है। तो यहाँ भी हमने क्या लिखा, टैक्स, यहाँ भी हमने लिखा टैक्स। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों ही परिस्थिति में आयकर उसको सेम चुकाना पड़ता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, बोलो। तो 75% से 75% आपका वैसे ही कट गया, देख लो ध्यान से। अभी 18% x का में से माइनस कर देंगे 15% x का, 15% x का, तो बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो 3% x का हो जाएगा क्या, बताओ, बराबर 15% 6000 का, तो 15 × 6 = 90, यानी हम लोग 900 बोल सकते हैं। बोलो बोल सकते हैं क्या? तो x का अगर वैल्यू निकालना है तो 900/3 लिख लो और गुना कर दो किससे, 100 से। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो ये 300 × 100 हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पहले उसका इनकम कितना था, 30000। ठीक है, अब आरंभिक आय ही पूछ रहा, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा 30000। बाद में क्या हो गया, 36000। क्लियर हो पा रहा है क्या? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लो 13 नंबर का, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इस बार कहा जा रहा है एक आदमी का इनकम 28,800 रुपया है, पहले से ही बोल दिया। ठीक है, जब उसकी आय बढ़ जाती है तो इनकम टैक्स का जो रेट है वो 12% से घटकर 10% रह जाता है। ठीक, दोनों परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है, तो क्या 70% पे आय लगेगा, तो 70% हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा क्या? ठीक है, दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें। देखो यहां पर ध्यान से समझना, पहले क्या था, 28,800 रुपया इसका सैलरी था। अब 28,800 रुपया में से यह x रुपया बढ़ा देता है सैलरी। ठीक है,
दोनों ही परिस्थिति में 30% पर आय नहीं लगता था, कर नहीं लगता था, तो हमको बोल सकते हैं क्या कि ये 70% पर ही आयकर लगता होगा। टोटल सैलरी के 70% पर ही आयकर लगता होगा, टोटल सैलरी के 70% पर ही आयकर लगता होगा। बोलो, तो ये तो हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले था 12% इसका टैक्स, तो पहले 12% टैक्स था, अभी क्या हो गया, ये 10% टैक्स हो गया। बोलो हो गया क्या? और दोनों ही परिस्थिति में बोल रहा है क्या, इनकम समान है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 70% हमारा वैसे भी कट गया। बोलो कट गया क्या? तो 12% 28,800 का, 10% 28,800 का, जैसे इस तरफ आएगा माइनस होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2% 28,800 का। बोलो लिख सकते हैं क्या? ये बराबर किसके हो जाएगा, 10% एक्स के, 10% ऑफ एक्स हो जाएगा। बोलो होगा क्या? ठीक है, हम लोग अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। देख लो, एक्स का वैल्यू निकालना, परसेंट से परसेंट आपका कट गया। बोलो कट गया, और जीरो से जीरो कट गया, तो एक्स का जो वैल्यू है ये 0, 8 दूनी 16, 28 दूनी 56, 1 57, हम लोग आंसर बोल सकते हैं। 2880 का डबल करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5760, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे क्या? 14th का आप क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। एक फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ गई और आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए। ठीक है, तथा नए मजदूर का कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक हो। ठीक, यहां पर देखो ध्यान से समझना, 50% अधिक हो गया काम जितना था पहले उससे 50% अधिक हो गया। पहले वाला जो मजदूर था उससे बाद वाले मजदूर का जो क्षमता है वो 25% ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है? 25%। मान के चलते हैं 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? बोलो, आप बोलोगे 1/4। तो पहले वाले मजदूर का एफिशिएंसी 4 था, बाद में जो भी आया उस मजदूर का एफिशिएंसी क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, 4 था 5 हो गया। ठीक, मान के चलते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, 4 इफिशियंसी से मान के चलते हैं कि 100 मजदूर काम कर रहा था। मान के चलते हैं कितना मजदूर काम कर रहा था? ये नंबर ऑफ लेबर क्या है? 100। तो 4 ईंटा अगर 100 मजदूर फेंकेगा तो टोटल ईंटा कितना फेंक देगा बताओ? 400। तो ये तो अपना काम कर दिया। बोलो, ये अपना काम कर दिया। 4 का एफिशिएंसी था, 4 ईंटा फेंकने का एफिशिएंसी था, और 100 मजदूर काम कर रहा है तो 400 ईंटा फेंका जाएगा। बोलो फेंका जाएगा क्या? क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, 50% बढ़ गया तो एक्स्ट्रा कितना काम हो गया? बोलो 200। अरे इस 400 को करने के लिए तो ये 100 मजदूर था ही ना, एक्स्ट्रा कितना काम बढ़ा? 50% बढ़ा, तो 400 का 50% क्या होता है? 200। और इस 200 को काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मजदूर लाना पड़ रहा है। इसको 200 काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मजदूर लेना पड़ रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा मजदूर जो है उसका एफिशिएंसी क्या दिया हुआ? 5 दिया हुआ। तो आप बताओ कि 5-5 ईंटा फेंकेगा तो कितना मजदूर ऐसा होगा जो 5-5 ईंटा फेंक देने पर 200 ईंटा फेंक देगा? तो आप बोलोगे कि 40 मजदूर ऐसा होगा। कितना मजदूर ऐसा होगा? 40 मजदूर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितना एक्स्ट्रा, कितना परसेंट एक्स्ट्रा? तो पहले 100 था, अभी 40 एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 40%। 100 में 40 बढ़ा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोलो 40% मजदूरों की संख्या बढ़ाना पड़ा। ठीक है, चलिए आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर का आप क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 2400 रुपये प्राप्त होता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़े तथा कार्य 16.2/3% कम हो जाए तो आय में परिवर्तन ज्ञात करें। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। 2400 रुपया का आप यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, 60 घंटे काम करता है, 2400 रुपया प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आप उसको छोड़ दो ऐसे। ठीक है, बोला क्या, प्रति घंटे 40% वेतन बढ़ता है, तो वेतन 40% अगर बढ़ा तो 40% बढ़ने का क्या मतलब है? 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? बोलो 2/5 होता है। तो 5 से इसका वेतन अब क्या हो चुका है? 7। ठीक है, और कार्य हो गया 16.2/3% कम, तो यहां पर इसका सैलरी बढ़ गया। कार्य जो है यानी वर्क जो है वो इसका 16.2/3% घट गया। तो 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाता है बताओ? 1/6 हो जाता है।
तो पहले वर्क 6 करना पड़ रहा था, अभी इसको 5 ही वर्क करना पड़ रहा है। कितना वर्क करना पड़ रहा है? 5 ही वर्क करना पड़ रहा है। पहले इसको 6 ईंटा फेंकना पड़ रहा था, अब 5 ही ईंटा फेंकना पड़ रहा है। तो सैलरी 6 ईंटा फेंकने पर इसको 5 मिल रहा है, तो टोटल सैलरी इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 होगा और 7 बचे ये क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? अगर काटना चाहोगे तो हालांकि यहीं पर हम लोग काट देते, तो 5 से 5 इसका कट जाता, रेशियो इसका क्या आ जाता? 6:7 हो जाता। तो इसके टोटल सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ा? अरे टोटल सैलरी इसका 1 बढ़ गया, कितने में? 6 में। तो आंसर हमारा 16.2/3% बोल सकते हैं, आंसर हो गया। सैलरी इसका कितना परसेंट बढ़ गया? टोटल सैलरी इसका कितना परसेंट बढ़ गया? आय में परिवर्तन क्या हो गया? तो हम लोग बोल सकते हैं 16.2/3% बढ़ गया। यहाँ पर 2400 रुपया का यूज नहीं करना है, यहाँ पर 60 घंटे का भी कोई यूज नहीं करना है, सीधा सीधा कहा क्या गया? सैलरी इसका 5 से 7 हो गया, वर्क क्या 6 से 5 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6:7 आएगा, 1/6 बढ़ गया, 16.2/3% आंसर हो गया। कह रहा क्या? एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है। 3/5 के स्थान पर 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यहां पर देखो कोई भी संख्या है, उस संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसी संख्या को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसी संख्या को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान के चलते कि कोई संख्या अगर x है, इसको मल्टीप्लाई करना था 3/4 से, 3/5 से, ठीक है। लेकिन ये क्या किया कि x को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 7/4 से। तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अगर हमको तुलना करना है, यहां से तुलना करना है, तो क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो देखो x से x आपका वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 12 हो जाएगा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 35 हो जाएगा। होना क्या चाहिए था? अगर 12 तो हो क्या रहा है? ये 35। कितना एक्स्ट्रा हो गया? तो आप बोलोगे कि ये 23 एक्स्ट्रा हो गया। बोलो हो गया क्या? ठीक है। अब 23 एक्स्ट्रा हो गया, 12 में गुना किससे कर देंगे? 100 से। यहां पर आप 100 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। मैंने तरीका पहले भी आपको बताया। ये सोचो कि ये 23/12 इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो क्या हम लोग 24/12 में से 1/12 माइनस कर देंगे, तो क्या ये 23/12 आएगा क्या? बोलो आएगा। 24/12 यानी 12 दूनी 24, तो ये हमारा 200% को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि 1/12 का परसेंटेज वैल्यू अगर हमारे दिमाग में है पहले से, तो 8.1/3% होता है। तो 200% में से 8% घटाओगे 192%, और 192 में से 1/3% को घटाओगे तो ये 191.2/3% आएगा। बोलो आएगा क्या? तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर हो पा रहा है? तो कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे, तो आप अगर x नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। कोई भी संख्या हो सकता है, तो 1 भी तो हो सकता है ना। 1 होने का क्या मतलब है? 1 से मल्टीप्लाई करो 3/5 को, तो 3/5 ही होगा। 1 होने का क्या मतलब है? अगर 1 को ही हम लोग 7/4 से मल्टीप्लाई करें तो 7/4 ही होगा। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है? तुलना करना। फिर से वही बात हो जाएगा। देखो 12 रेशियो 7/35, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है हमारे पास 17 नंबर का। देखो 17 नंबर का भी वही है। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के जगह पर 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो करना क्या था? इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर क्या दिया? 3/5 से मल्टीप्लाई। बस इसका रेशियो निकाल लो आप। तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, ठीक है, और 3×3 = 9। घट कितना गया? बोलोगे 16 घट गया, 16/25। अब यहां पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज अगर आपको निकालना हो तो। 25 चौका क्या हो जाएगा? ये 100। तो आपका आंसर क्या आ गया? 64%। देखो 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिए? नीचे में 25 था, तो 25 का हम आसानी से कर सकते हैं मल्टीप्लाई 100 से। अगर ये आपको तरीका पता है कि 1/25 का परसेंटेज वैल्यू होता है 4%, हमें निकालना क्या है? 16/25 का वैल्यू। तो 1/25 का ये 16 गुना है, तो 4 का भी 16 गुना मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 64% हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर आ रहा समझ में? चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का भी क्वेश्चन सेम है, देख लो। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 की जगह पर 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। अब उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन तो अब आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। 19 नंबर का भी क्वेश्चन आप देख लो, सेम ही है। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 7/4 के स्थान पर 3/5 से मल्टीप्लाई करता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पे। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है
चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तो परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया है कि टोटल कॉस्ट बराबर होता है रेट इनटू वेट। बोलो होता है क्या? और ये कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है कि आप इसको याद ना रख पाओ, सिंपल सा लॉजिक है। आप जाते हो किसी भी सब्जी के दुकान पे, किसी भी दुकान पे जाते हो तो पूछते हो क्या रेट है, और फिर आप बोलते हो कि 10 केजी लेना है। अगर 20 रुपया प्रति केजी रेट है, आपको लेना है 10 केजी, तो वो आप गिन करके कैसे देखो, 20 रुपया प्रति केजी गुना 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 200 रुपया। तो 200 रुपया फिर आप उसको दे देते हो, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, इसको समझना। अभी बोला क्या, चीनी का रेट 16.2/3% बढ़ गया। तो 16.2/3% बढ़ने का क्या मतलब है बताओ, 1/6 होता है इसका परसेंटेज वैल्यू, होता है क्या। तो रेट अगर 6 से 1 बढ़ के ये 7 हो गया, ठीक है। परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। तो खपत का मतलब क्या हो गया, वेट, है ना। 20% का परसेंटेज वैल्यू होता है 1/5। बोलो होता है क्या। अब ये घट गया तो 5 से घट के ये क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। तो टोटल कॉस्ट यानी इसके कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। देखो आप यहाँ पे चाहोगे तो 6 पंचे 30 या 7 चौका 28 ऐसा भी हो गया, चलो कर ही देता हूँ मैं। 30 और ये क्या हो गया आपका 28। कितना कम हो गया टोटल कॉस्ट, बोलोगे 2 कम हो गया। कितना में कम हो गया, 30 में। गुना कर सकते हो 100, गुना कर सकते हो 100 या 1/, ये आ गया आपका 15। और 1/15 का अगर परसेंटेज वैल्यू आपको पता है, ये होता है 6.2/3%। तो 6.2/3% इसका टोटल कॉस्ट क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, कुल खर्च घट जा रहा है। क्लियर हो पाया। चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ जाती है। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। यहां पर क्या हुआ, बिक्री बढ़ने का क्या है, नंबर ऑफ ऑडियंस बढ़ना। जितना भी बिक्री पहले हो रहा था उससे नंबर ऑफ ऑडियंस ही तो उसका बिक्री बढ़ाएगा ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ ऑडियंस बढ़ रहा है, ठीक है। 57.1/7%। तो सबसे पहले तो आपको 57.1/7% का परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 4/7 होता है, ठीक है। हमने बताया था पिछले क्लास में भी। तो इसका मतलब है क्या कि 7 से 4 बढ़ के 7 4 11 हो गया। उसका मूल्य यानी रेट या फेयर आप बोल सकते हो, उसका जो भाड़ा है, ठीक है। तो 16.2/3% ये भी बढ़ गया। तो ये भी तो 1/6 ही है ना, बढ़ेगा तो कैसे, 6 से 7 हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो गया, टोटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके कुल रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 आपका कट जाएगा। पहले 6 हो रहा था आमदनी, अब 11 हो रहा है आमदनी। तो बढ़ा कि घटा, आप बोलोगे बढ़ा। कितना बढ़ा, 5। कितना में, 6 में। अगर 5/6 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता है, ये होता है 83.1/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं पता है तो पता होना चाहिए। 5/6 को क्या हम लोग 1 में से 1/6 माइनस करके लिख सकते हैं क्या, 1 - 1/6 बराबर 5/6 होगा क्या, होगा। 1 का मतलब क्या होता है, 100%। और 1/6 का मतलब 16.2/3%। बोलो होता है क्या। अब 100 में से 16 घटाओगे तो 84 आ गया, और 84 में से 2/3% घटाओगे तो 83.1/3% आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ेंगे फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान से समझना। एक व्यक्ति टोटल इनकम है 100 रुपया मान के चलते हैं अभी फिलहाल। इस क्वेश्चन को देखने से पहले समझना, 100 रुपया इनकम है, मान के चलते हैं कि 10 रुपया इसका टैक्स में जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट इनकम इसका क्या हो जाएगा, 90 रुपया। बोलो होगा क्या। 100 रुपया इनकम है टोटल, टैक्स लग रहा है 10% यानी 10 रुपया। तो नेट इनकम क्या हो जाएगा इसका, 90 रुपया, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, अगर 5 रुपया टैक्स बढ़ गया, तो जब ये 5 रुपया टैक्स बढ़ गया और टोटल इनकम इसका 100 ही रुपया है, टोटल इनकम इसका कांस्टेंट है,
तो जैसे ही 5 रुपया बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं से जाके कटेगा, तो कहीं ना कहीं से जाके कटेगा, तो इसका मतलब कहाँ से जाके कटेगा, वो नेट इनकम से कटेगा। अरे 5 इधर बढ़ा तो 5 उधर घट जाएगा ना। लेकिन होता क्या है कि इस 5 का तुलना अगर आप 10 में करोगे तो ये 50% हो जाता है, यानी 50% ऑफ इनकम टैक्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। बोलो, बोल सकते हैं क्या? लेकिन इसी 5 का तुलना अगर 90 की तुलना में करोगे तो ये 1/18 होता है, 18 पंचे 90, ठीक है। और 1/18 का परसेंटेज होता है 5.5/9%। बोलो होता है क्या? तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 5.5/9%। किसका? नेट इनकम का। तो जितना ये बढ़ा परसेंटेज में ये इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया, देख लो। लेकिन परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि हम तुलना किससे कर रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है परसेंटेज, ठीक है। तो जितना ये बढ़ा उतना ही ये घटा, तो ये दोनों हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बोलो होगा क्या? ठीक है, अब समझना ध्यान से। 19% आयकर में बढ़ा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, 19% ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा शुद्ध आय में 6% की कमी हो गया। 6% कमी होने का मतलब है कि नेट इनकम में कमी होना। तो जितना इनकम टैक्स में परसेंटेज में बढ़ा उतना ही परसेंटेज में नहीं, रियल में जितना रुपया बढ़ा इनकम टैक्स में उतना ही रुपया क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन परसेंटेज में चूंकि तुलना अलग अलग संख्या से हो रहा है, इसीलिए परसेंटेज यहां पर फ्लक्चुएट कर रहा है। बोलो कर रहा है क्या? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 90% ऑफ इनकम टैक्स बराबर 6% ऑफ नेट इनकम। अगर इनकम टैक्स और नेट इनकम का तुलना किया जाए तो देखो परसेंटेज कट जाएगा, 6 इस तरफ आएगा और 19 उस तरफ जाएगा। अभी हमने क्या देखा कि इनकम टैक्स और नेट इनकम को अगर ऐड करोगे तो ये हमारा टोटल इनकम आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? तो हम लोग यहीं पर टोटल इनकम भी लिख लेते हैं, टोटल इनकम, ठीक है। इनकम टैक्स अगर 6 रुपया है तो नेट इनकम 19 रुपया, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा, 19 को 6 से ऐड कर दो तो ये 25 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा क्या, इनकम टैक्स का रेट क्या है, और इनकम टैक्स का रेट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगा, टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 6/25 गुना 100, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24%। बोलो क्लियर हो पा रहा क्या? चलिए आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर का है। 23 नंबर का भी सेम ही है। बोलो 23 नंबर का देख लो, यहाँ पर मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, बस लॉजिक को यहाँ पर समझना था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि हुई तो शुद्ध आय में 3% की कमी हुई। तो हम लोग बोल सकते सीधा 17% किसका, इनकम टैक्स का, ये बराबर किसके हो जाएगा, 3% इसके नेट इनकम का। बोलो होगा क्या? अब इनकम टैक्स और नेट इनकम का अगर आप रेशियो निकालोगे तो 3:2 क्या आ जाएगा, 17। टोटल इनकम क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल इनकम 17 + 3 मिलके क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? इनकम टैक्स का रेट निकालना है तो इनकम टैक्स का रेट निकालना है, वो किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, टोटल इनकम के रेस्पेक्ट में निकलेगा। गुना कर दो 100, आंसर हो गया 15%। देख लो कितना आसान था, आया समझ में, क्लियर हो पा रहा क्या? चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। कहा जा रहा क्या, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लो, 9 लोग पुरुष नहीं है, यहां पर करना है 4/9 लोग पुरुष है तथा अन्य महिलाएं हैं। 4/9 लिख दो, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर। 50% पुरुष विवाहित है। परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। परसेंटेज क्वेश्चन किस में पूछा, बोलो परसेंटेज में। और परसेंटेज में कभी भी क्वेश्चन पूछा तो एक्चुअल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ध्यान से याद रखना। चलो आते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहा क्या जा रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें 4/9 लोग पुरुष हैं। तो 4/9 लोग पुरुष होने का मतलब अगर टोटल 9 है तो उसमें से मेल कितना है, बोलोगे 4, तो उसमें से फीमेल कितना हो जाएगा, 5। 9 का 4/9 क्या हो जाएगा, 4, और 9 का बचा कितना, 5। तो मेल हो गया आपका 4 और फीमेल हो गया 5, ठीक है। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो इसमें से जो मैरिड है उसको समझना, इसमें से जो मैरिड है उसको समझना। 50% है तो 4 का 50% क्या हो जाएगा, 2।
अब आप एक बात बोलो कि जब मैरिड दो पुरुष है तो मैरिड दो महिला भी तो होगी ना। एक पुरुष एक के साथ शादी करता है, सबको पता है ना। तो दो आदमी अगर विवाहित है तो दो महिला भी विवाहित होगी। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। तो परसेंटेज विवाहित जनसंख्या अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा तो टोटल जनसंख्या कितना हुआ, 2 + 2 मिलके 4, और टोटल हमारा कितना है 9। तो ये 4/9 ही हो गया, आंसर हो गया 44.4/9%। बोलो हुआ क्या। दूसरा क्वेश्चन कह रहा परसेंटेज विवाहित महिला ज्ञात करें। तो विवाहित महिला कितना है 2, लेकिन महिला के रेस्पेक्ट में पूछा है तो टोटल फीमेल हमारा कितना है 5। 2/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाता है 40%। यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आया समझ में। यहां पर 1,89,000 का कुछ भी यूज नहीं करना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। कहा जा रहा है क्या एक परिवार 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं की खपत करने में 350 रुपया खर्च करते हैं। ठीक है। चावल के बारे में क्या कहा जा रहा है, राइस के बारे में कहा जा रहा है 25 केजी, ठीक है, और गेहूं के बारे में कहा जा रहा है 9 केजी खर्च कर रहा है। ठीक है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। तो ये तो आपका वेट लिखा हुआ, बोलो लिखा हुआ क्या, रेट लिख देते हैं हम लोग। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। तो गेहूं का मूल्य अगर 5 रुपया मानेंगे तो चावल का मूल्य 1 रुपया मान सकते हैं क्या, बताओ। चावल का मूल्य 1 रुपया, इसका 20% है। तो टोटल अगर 5 है तो 5 का 20% क्या होता है 1 होता है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/5। ठीक है। रेट भी यहां पर हमने लिख दिया। चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया गया। गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया गया। अगर इसका मूल्य 20% बढ़ाया गया, ध्यान से देखना, तो 5 से 5 का 20% 1 होता है। अगर उसको बढ़ाया जाएगा तो गेहूं का मूल्य 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है। चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे यदि उसका नया खर्च पूर्व में समान हो, ठीक है, तथा चावल का मूल्य भी स्थिर हो। तो चावल का मूल्य स्थिर है यानी एक ही है। ठीक है। और टोटल खर्च बोल रहा है कांस्टेंट है, मतलब टोटल खर्च जितना पहले यहां पर पड़ रहा था, यानी जो 350 रुपया दिया हुआ है वही 350 रुपया फिर बोल रहा है क्या कि इसका 350 रुपया ही हो। ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी इसको सॉल्व नहीं किया, समझने का सिर्फ कोशिश करना। ठीक है। मान के चलते हैं ये 350 का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारा क्या है कांस्टेंट है। और जब टोटल कॉस्ट हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो फिर हम लोग उसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन किस पे आया है, परसेंटेज पे आ गया। ठीक है। हम लोग चाहेंगे तो इसको बड़ा करके भी बता सकते हैं, पहले इसको समझने का कोशिश करना। देखो मान के चलते हैं कि 9 केजी खरीद रहा 5 रुपया के दर से, तो 9 गुना 5, 9 गुना 5 यानी 9 गुना 5 रुपया एक्स्ट्रा। 9 गुना 5 पहले खरीद रहा था, अभी 9 गुना 6 खरीद रहा है। 9 × 5 पहले खरीद रहा था 45, अभी 9 6 के 54 रुपया में खरीद रहा है 54। 9 केजी 5 रुपया के दर से, तो 9 5 45 रुपया में 9 केजी। अब 9 केजी 6 रुपया के दर से 54 रुपया में 9 केजी। तो रुपया कितना बढ़ा बोलो, 9 रुपया बढ़ा। कितना रुपया बढ़ा, 9 रुपया बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रेट तो चावल का सेम ही है, टोटल कॉस्ट अगर अपरिवर्तित है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब 9 रुपया यहां पर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं 9 रुपया इधर से ही मैनेज करेगा, चावल से ही मैनेज करेगा। बोलो करेगा क्या। 1 केजी का दाम 1 रुपया है, तो 25 केजी का दाम 25 रुपया हो रहा था। बोलो हो रहा था क्या। और 25 रुपया अगर हो रहा था तो 9 रुपया इस बार घटाना है। 9 रुपया क्या करना है, घटाना है। तो 9 रुपया घटाने के लिए, चूंकि 1 केजी का दाम 1 रुपया था, तो 9 रुपया घटाने के लिए कितना केजी घटाना पड़ेगा बोलो, 9 केजी घटाना पड़ेगा। नहीं आया समझ में, फिर से समझो। हमने क्या कहा, टोटल कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। 9 पचे 45, 9 6 के 54। पहले मान के चलते कि 5 ही रुपया का था गेहूं, तो 45 रुपया खर्च हो रहा था। अभी 6 रुपया का गेहूं हो गया तो 54 रुपया खर्च हो रहा है, तो 9 रुपया बढ़ गया ना, तो बढ़ा 9 रुपया। तो जब बढ़ेगा 9 रुपया गेहूं में और टोटल कॉस्ट क्या है, अपरिवर्तित है,
टोटल कॉस्ट क्या है, अपरिवर्तित है, तो कहीं ना कहीं मैनेज जो करना पड़ेगा वो तो हमें चावल में ही करना पड़ेगा। तो चावल में टोटल में कितना रुपया कम करना पड़ेगा, 9 रुपया। 1 केजी का दाम 1 रुपया, तो 9 रुपया कम करने के लिए कितना केजी कम करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। 9 रुपया कम करने के लिए कितना केजी कम करना पड़ेगा, बोलोगे 9 केजी कम करना पड़ेगा। और 9 केजी कम करने का सीधा सा मतलब है, यहां पर ध्यान से देख लेना, मात्र ये 16 केजी ही खरीद पाएगा। और 16 केजी खरीदने का मतलब है कि 9 केजी कम किया 25 में, गुना क्या हो गया 100, 25 चौका 100, आंसर आ गया 36% चावल का खपत कम करना पड़ेगा।